ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬਿਸਤਾਨ ਟੀਵੀ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ। ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇਸ ਵੇਲੇ ਹਰਿਆਣਾ ਤੋਂ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਸਮਿਤੀ ਦੇ ਕੌਮੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵਿਕਲਪ ਚਾਰ ਜੀ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਫਸਲ ਦੀ ਖਰੀਦ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਤੇ ਇਧਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਫਸਲ ਦੀ ਖਰੀਦ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਣਕ ਦੀ ਫਸਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬਾਰਦਾਨੇ ਦੀ ਘਾਟ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਸਵਾਲ ਉੱਠ ਰਹੇ ਨੇ। ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ 'ਚ ਬੀਜੇਪੀ ਤੇ ਜੇਜੇਪੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ। ਪਰ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਆਖਿਰਕਾਰ ਬਾਰਦਾਨੇ ਦੀ ਘਾਟ ਕਿਉਂ ਆ ਰਹੀ ਹੈ? ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਕਿਹੜੀ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਵਾਰ ਇਲਜ਼ਾਮ ਇਹ ਲੱਗਦੇ ਨੇ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਅਡਾਨੀਆਂ ਦੇ ਸਾਈਲੋ ਵਿੱਚ ਜਾਓ, ਉੱਥੇ ਆਪਣੀ ਕਣਕ ਵੇਚੋ, ਉੱਥੇ ਆਪਣੀ ਫਸਲ ਵੇਚੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਭਾਅ ਵੱਧ ਮਿਲੇਗਾ। ਇਸ ਸਭ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਜ਼ਮੀਨੀ ਹਾਲਾਤ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੇ ਤੇ ਦੂਜਾ ਇਹ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਿਹੜੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਉੱਥੇ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਟੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਅੱਜ ਉੱਥੇ ਹਾਲਾਤ ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਗੱਲਬਾਤ ਰੁਕੀ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਚਿਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਵਿੱਚ ਜੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਆਈਆਂ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਖਦੇੜਨ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਕੁਝ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਏਗੀ, ਕਦੇ ਮਿਸ਼ਨ ਕਲੀਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਸਾਨੂੰ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਜੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਹਾਲਾਤ ਆਪਾਂ ਜਾਣਨੇ ਹੋਣ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਲੋਕ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪਤਾ ਚੱਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਵਿਕਲਪ ਚਾਰ ਜੀ ਵੀ ਲਗਾਤਾਰ ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂਬਰ ਵੀ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਗੱਲਬਾਤ ਆਪਣੀ ਰੱਖਦੇ ਵੀ ਨੇ, ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਵਿਕਲਪ ਚਾਰ जी, ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ है पंजाबिस्तान टीवी पे। सभी पंजाबिस्तान के दर्शकों को मेरी सत श्री अकाल, नमस्कार। सत श्री अकाल। विकल्प चार जी, सबसे पहले फसल खरीद के बारे में बताएं कि हरियाणा में कैसी दिक्कतें हैं, क्योंकि मैं पढ़ सुन रहा था कि जो पंजाब में दिक्कतें आ रही है बारदाने को लेकर, वहीं हरियाणा में है। बिल्कुल निश्चित तौर पर जो सरकार ने कहा, सरकार एक झूठ बोलने वाली सरकार है कि सुप्रीम कोर्ट के जरिए तीनों काले कानूनों पर रोक लगा दी गई, लेकिन हरियाणा पंजाब की मंडियों को खत्म करने के लिए बारदाने की कमी पैदा की गई। जिस प्रकार हरियाणा के अंदर दो साइलोज हैं, एक कैथल के अंदर ढांड के अंदर और दूसरा जींद के अंदर भमेवा गांव के अंदर। जब किसान फसल लेके जाता है तो गेहूं के भंडारण की व्यवस्था किसानों के पास नहीं होती। किसान चाहता है कि वो सीधा खेत से मंडी के अंदर अपनी फसल बेच सके, लेकिन वहां बारदाने की जानबूझकर कमी पैदा की गई ताकि किसान जो है वो अपना अनाज सीधा साइलोज ले जाए। और साइलोज वाले भी जिस प्रकार हम बात करते हैं कि तीन काले कानून, लोग कह रहे हैं अभी आप इनको आजमा कर तो देखिए, तो हमने तो आजमा कर तो जियो भी देखा था, जो शुरू में फ्री था, आज वो मर्जी से नेट के रेट ले रहे हैं। तो हरियाणा के अंदर तो बहुत बड़ी साजिश हो रही है कि साइलोज के अंदर अगर आप ट्रैक्टर ट्राली ले जाते हो बिना बारदाने के तो आपको लगभग 1250 रुपए एक्स्ट्रा मिलते हैं। ये उसी प्रकार का लालच है जिस प्रकार जियो सिम का फ्री नेट और फ्री कॉलिंग का ऑफर था। तो सरकार की साजिश का हम लगातार विरोध कर रहे हैं। आज दोनों साइलोजों के ऊपर हमारे किसान साथी बैठ गए हैं। हम गांव गांव जाकर, मंडी मंडी जाकर किसानों को समझा रहे हैं कि इन्हीं चीजों के खिलाफ तो हम लड़ाई लड़ रहे हैं, क्योंकि गवर्नमेंट एक बहुत बुरी स्थिति हमें दिखाना चाहती है। जैसे हरियाणा के अंदर जब किसान साइलॉज के अंदर अपना अनाज ले जाएगा, वो ले जा तो मजबूरी में रहा है, लेकिन अगले साल और इस साल के बाद ही सरकार आंकड़ों में दिखाएगी कि ये जो नकली किसान थे ये तो विरोध कर रहे थे बॉर्डरों के ऊपर, जबकि किसान अपनी फसल साइलॉज के अंदर लेके गया। हमारा लक्ष्य इतने लाख टन था, लेकिन इतने लाख टन में से इतनी लाख टन जो है अंबानी अडानी के साइलॉज में गई है। यानी कि किसान वहां देकर खुश है, लेकिन किसान अंबानी अडानी को नहीं जानता, उनके नाम को नहीं जानता। वो निश्चित तौर पर जो हर एक गांव के अंदर सरकारी मंडी बनी हुई थी, वहां उसे बहुत सहूलियतें थी कि खेत से ट्राली भरी और सीधी मंडी के अंदर तुलवाई गई, और वहां आज तक जो बारदाने की कमी नहीं आई। तो सरकार निश्चित तौर पर जो कह रही है कि कानूनों पर हमने कोर्ट के थ्रू, सुप्रीम कोर्ट के थ्रू रोक लगा दी है, वो रोक नहीं लगा रही है। उसकी मंशा बिल्कुल क्लियर है कि तीनों काले कानूनों को ग्राउंड के ऊपर, जनता के ऊपर थोप दिया जाए। लेकिन किसान इस बात के लिए किसी भी प्रकार से तैयार नहीं है, चाहे हमें बॉर्डरों पर लड़ना पड़े, चाहे मंडियों में लड़ना पड़े, चाहे गांवों में इन लोगों से लड़ना पड़े। हम निश्चित तौर पर इनसे ये लड़ाई लड़ेंगे, और तीनों काले कानूनों को जब तक रिवोक नहीं किया जाता, वापस नहीं लिया जाता, ये जंग लगातार जारी रहेगी। बाकी जो खरीदी की स्थिति है हरियाणा पंजाब में, हमने तो आंदोलन से पहले ही कहा था कि तीनों काले कानूनों का मेन असर जो पड़ेगा वो गेहूं की खरीद पर पड़ेगा, क्योंकि गेहूं एक ऐसी चीज है जो पूरे भारत का पेट भरती है। और ये साइलोज इसीलिए बनाए गए कि हरियाणा में जो गेहूं चावल की अधिक पैदावार है, जो भारत का मुख्य खाद्यान्न है, उसकी सप्लाई और उसकी डिस्ट्रीब्यूशन के ऊपर वो कंट्रोल कर सके। तो इसलिए ये जो सरकार की नीयत है, इसमें कोई शक नहीं, ना ये कांग्रेस की लड़ाई है, ना ये बीजेपी की लड़ाई है, क्योंकि ये जो नीतियां थी ये 1982 में डंकल प्रस्ताव पर जब भारत सरकार ने समझौता किया, उसके बाद निश्चित तौर पर ये तीनों काले कानून भी आने थे और ये सब चीजें होनी थी। तो इनका विरोध हमारा लगातार जारी रहेगा।
बिल्कुल, बिल्कुल। विकल जी, एक पंजाब में हम देख रहे हैं कि किसान जो हैं उनकी वीडियोज़ वायरल हो रही हैं। वो कहते हैं कि हम जो सीधी अदायगी उनके खातों में पैसे आ रहे हैं, उनसे संतुष्ट हैं। हरियाणा में भी ऐसा कुछ है? हरियाणा के किसानों का इसके बारे में क्या कहना है अभी? सुखविंदर जी, ये योजना आपके तो पंजाब में पहली बार लागू हुई है। हरियाणा में ये योजना 2014 से लागू है कि किसान चाहे तो ऑप्शन के अंदर, इंटरनेट के अंदर जब वो फॉर्म भरता है तो उसके पास ऑप्शन आती है कि उसने अपने खाते में पैसा चाहिए या आड़ती के खाते में पैसा चाहिए। लेकिन हमारा आड़ती है वो कोई अंबानी अडानी नहीं है, वो हम ही किसानों में से बने हुए हैं। तो हरियाणा के अंदर लगभग 98% किसान जो है वो अपनी पेमेंट आड़ती के थ्रू लेने वाली ऑप्शन में ही जाते हैं, जिससे आड़ती के साथ उनका संबंध और जो मधुर व्यवहार है वो बना रहे। क्योंकि सरकार कहती है कि पैसा हम देने को तैयार है, हम बैंक लिमिट बना के देते हैं जमीन की, लेकिन वो साल में एक बार ही देते हैं। उसके बाद आपका बच्चा बीमार हो गया, आपके घर में कोई बीमारी आ गई, कोई मुश्किल आ गई, तो उसके लिए सरकार जो है 1 साल बाद ही आपको दोबारा पैसा देगी। तो इसलिए सरकार जो हमारा आड़ती और किसान का भाईचारा बना हुआ है उसे तोड़ने की कोशिशें जारी कर रही है, लेकिन हरियाणा ने इन कोशिशों का मुंह तोड़ जवाब दिया है। आज लगातार 7 साल से जो आपके योजना अभी आई है कि ऑनलाइन आपको रजिस्ट्रेशन कराना जरूरी होगा, ये हरियाणा में 7 साल से है। लेकिन हमने किसानों को सारी वास्तविक परिस्थितियों से समझाकर, किसान जो है आड़ती के साथ अपना संबंध नहीं तोड़ना चाहता, इसलिए ऑनलाइन पेमेंट के अंदर वो पेमेंट थ्रू आड़ती की ऑप्शन चयन करता है। और लगातार हमारा किसान जो है उस ऑप्शन से लगातार खुश है। सरकार की लाख साजिशों के बाद भी हरियाणा के अंदर जो आड़ती और किसान का रिश्ता था उसको हरियाणा सरकार नहीं तोड़ पाई। अच्छा, एक और बात है कि अभी कोरोना वायरस का दौर चल रहा है, केस लगातार बढ़ते जा रहे हैं, मृतकों की गिनती बढ़ती जा रही है, लेकिन किसान जो हैं, सरकार कह रही है कि किसान मान नहीं रहे। किसानों को कहा जा रहा है कि वो वैक्सीन लगवाएं, किसान कह रहे हैं कि हम नहीं लगवाएंगे। ऐसा कुछ है? किसानों को इस बात में दिक्कत क्या है कि अगर कोरोना वायरस बढ़ता है, बीमारी बढ़ती है, तो आम लोगों को भी, किसानों को भी दिक्कत आएगी, सभी को दिक्कत रहेगी। पहली बात तो मैं सरकार को चैलेंज करना चाहूंगा, दिल्ली सरकार और केंद्र सरकार को। वो साल के अंदर जो उनकी स्वास्थ्य सेवाएं थी उनका मुकाबला हमारे टीकरी बॉर्डर के ऊपर बहादुरगढ़ बस स्टैंड के ऊपर 150 कमरों का हमने सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल बना रखा है, जिसको लीड कर रहे हैं डॉक्टर सवाई मान सिंह, जो कैलिफोर्निया से बहुत बड़े हार्ट स्पेशलिस्ट है। लगभग 300 डॉक्टरों की उनकी टीम दिन रात वहां पर काम कर रही है। जहां तक ये लोग तो अब सैनिटाइजेशन की बात करने लगे हैं। हम जब से 4.5 महीने से वहां बैठे हैं, चाहे वो मच्छर मारने की दवाई हो, चाहे स्प्रेज हो, सुबह शाम 2 बार पहले ट्रैक्टर ट्राली थी, आजकल हमने झोपड़ियां बनाई हुई है, उनका पूरी तरह से सैनिटाइजेशन। जो कचरे की सफाई है, सबसे अधिक सफाई व्यवस्था आप देखेंगे टीकरी बॉर्डर और संधू बॉर्डर, गाजीपुर बॉर्डर, शाहजहांपुर बॉर्डर पर हम सफाई का पूरा ध्यान रख रहे हैं। जहां सरकार ये कह रही है कोरोना एक बीमारी, अब तक तो हमने माना नहीं, क्योंकि 4.5 महीने हमें वहां बैठे हुए हो गया। हमारे बीच में लगभग 380 शहादतें तो हुई, लेकिन कोरोना से कोई भी बीमार नहीं हुआ, कोई कोरोना पॉजिटिव नहीं आया, किसी भी साथी की कोरोना के कारण मौत नहीं हुई। और दूसरी बात, सरकार कह रही है कि कोरोना काल में किसानों को सोचने चाहिए। हमारे मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने भी कहा कि मैं किसानों से अपील करता हूं। तो वो अभी 3 महीने पहले तो बयान दे रहे थे कि बॉर्डरों पर किसान नहीं बैठे, बॉर्डरों पर कांग्रेसी बैठे हैं, बॉर्डरों पर अकाली बैठे हैं। तो आज उनको वो किसान कहां से याद आ गया? और दूसरी बात, उठने की बात, तो मुख्यमंत्री महोदय, प्रधानमंत्री महोदय, आपको यदि कोरोना की इतनी चिंता है तो आपको तो एक बार टेलीविजन पर मन की बात में आना है कि कोरोना को देखते हुए मैं तीनों काले कानून वापस लेता हूं, एमएसपी गारंटी कानून देता हूं। ना आपको किसानों के पास आने की जरूरत है, किसानों को अगर आपको स्वास्थ्य चाहिए तो किसान तो अपने आप वापस लौट जाएगा। लेकिन हम बीमारी से नहीं, हमें जो ये अंबानी अडानी की लत लगाई जा रही है, जो हमारी जमीनी खेती किसानी को खत्म करने की कोशिश की जा रही है, तो हमारे पास तो, हम तो कह के आए थे, या दिल्ली से खबर आएगी या मां तेरे बेटे की लाश आएगी। हमारे पास बीच का कोई रास्ता नहीं है, क्योंकि निश्चित तौर पर अगर आज भारत का किसान जो है वापिस मुड़ गया तो देश के अंदर ऐसी नीतियां आ जाएगी जो अंग्रेजों के समय भी भारत गुलाम था, उससे भी खतरनाक नीतियों के ऊपर यह सरकार जो है कॉरपोरेटों के जरिए काम कर रही है। तो सरकार हमारी चिंता ना करे, हमारी खुद की व्यवस्था, चाहे जगह जगह पर आरओ लगाने की बात हो, जगह जगह पर मेडिकल कैंप लगाने की बात हो, जगह जगह पर सैनिटाइजेशन की बात हो, जगह जगह पर सफाई की बात हो, वो किसानों ने बखूबी संभाला हुआ है। और साथ में जहां किसान ने, सरकार ने, दिल्ली सरकार ने अपने हाथ खड़े कर दिए कि कोरोना काल के अंदर लॉकडाउन लगा दिया, तो किसानों के लंगरों के जरिए हम दिल्ली की आम जनता को भी भोजन की व्यवस्था करवा रहे हैं, काढ़े की व्यवस्था करवा रहे हैं, नींबू पानी, नारियल पानी की व्यवस्था करवा रहे हैं, ताकि हमारे जो नजदीक लोग रहते हैं, जिनके हम यहाँ जाकर बॉर्डरों पर बैठे हुए हैं, उन लोगों में से भी कोई बीमार ना हो।
उन लोगों को, वहां के लोकल बाशिंदों को, सिंधु बॉर्डर और टिकरी बॉर्डर और गाजीपुर बॉर्डर के लोकल बाशिंदों का फ्री मेडिकल चेकअप है, वो हमारे हॉस्पिटल्स में हो रहा है। बिल्कुल बिल्कुल, जैसे हालात बने हैं विकल जी, अभी ये किसानों को फिर एक बार कहा जा रहा है कि जो सरकार की प्रपोजल है कि 1-1.5 साल के लिए कानूनों को छोड़ हम लागू नहीं करेंगे, जहाँ जो राज्य हैं उनके ऊपर छोड़ दिया जाएगा कि वो कैसे करें, अपने राज्य में कैसे इसको लागू करते हैं या नहीं, ये उनके ऊपर छोड़ दिया जाएगा। तो किसान अब इस बात को मानने के लिए तैयार क्यों नहीं है? क्यों सरकार के ऊपर शंका हो रहा है? अगर वो 3 साल के लिए भी कर दें तो भी क्यों नहीं मानते किसान? अब की बात जब मैं कह रहा हूँ कि जब कोरोना वायरस बहुत फैल चुका है। देखिए सुखविंदर जी, सभी पत्रकार हमसे पूछते हैं कि आपके ईगो प्रॉब्लम है। हमारे कोई ईगो प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन सरकार के निश्चित तौर पर ईगो प्रॉब्लम है। सरकार हमें ऐसे मान रही है जैसे हम पाकिस्तान से आए हुए हैं या अफगानिस्तान से आए हुए उग्रवादी हैं। जब सरकार के साथ हमने 12 दौर की वार्ता की, नरेंद्र तोमर के साथ 11 दौर और 1 दौर अमित शाह के साथ, तो निश्चित तौर पर सरकार के दोनों मंत्रियों को मनवा दिया था कि आपके कानून हमारे लिए नहीं है, कॉर्पोरेटों के लिए। सरकार ने बंद कमरे के अंदर माना कि हमें कानून वापस लेने पड़ेंगे। निश्चित तौर पर ये किसान जो है, ये किसानी कानून ना होके कॉर्पोरेटिव कानून है। लेकिन सरकार ने ईगो प्रॉब्लम अपनी बना रखी है कि इस मामले पर हम बैकफुट में आएंगे तो जो हमने देश के अंदर सरकारी महकमे बेचे हैं, जो गरीबों मजदूरों को खत्म करने की योजनाएं बनाई है, वो सारी योजनाएं वापस लेनी पड़ेगी। दूसरी रही बात कि 3 साल के बाद वापस ले ले, हमें क्या दिक्कत है? देखिए सुखविंदर जी, भारत के नहीं विश्व के इतिहास की सबसे बड़ी जनक्रांति हम लोग 4.5 महीने से लड़ रहे हैं, जिसके अंदर 2 महीने के बच्चे से लेकर 107 साल तक का बुजुर्ग हमारे पास शामिल है। हम 3 साल के बाद क्या हमारे पास यही काम रह जाएगा कि 3 साल के लिए हम गांव वापस लौट जाएं और फिर दूसरी सरकार आए, कॉर्पोरेटों के कहने से ये कानून बनाए, तो दोबारा से इतनी बड़ी जनक्रांति हम कैसे बिल्कुल, उत्पन्न कर पाएंगे? और रही बात दूसरी सुखविंदर जी, सरकार की छोड़िए, अगर मेरा गुरु नानक, मेरा भगवान राम, मेरा ईसा मसीह, मेरा खुदा परवर भी अगर जमीन पर आके हमें बॉर्डर्स पर कह दे कि आप वापस चले जाइए, तीनों काले कानून वापस नहीं होंगे, तो वहां पर एक भी किसान वापस जाने को तैयार नहीं है। क्योंकि किसान खेती किसानी को अपनी मां से बढ़कर इज्जत देता है, और उस इज्जत के ऊपर जो आंच आई है वो अनपढ़ किसान को सरकार समझ रही थी, लेकिन किसान ने सरकार की नीयतों को समझा और पूरी तरह से, हमें कोई ईगो प्रॉब्लम नहीं है सुखविंदर जी। प्रधानमंत्री मोदी कह दे चाहे नरेंद्र तोमर कह दे, कोविड की जो वो बता रहे हैं, तो कोविड अगर वो हमारी जानों से नहीं खेलना चाहते हैं, वो देशवासियों की जानों से नहीं खेलना चाहते हैं, उन्हें वाकई देश की चिंता है, वो वाकई देश के बारे में सोचते हैं। और बड़ी इतिहासक स्थिति है कि खट्टर साहब तो हमें 5 दिन कहते हैं कोरोना के कारण आप वापिस आ जाइए, और उन्हीं 5 दिनों के अंदर बंगाल में अमित शाह की 12 रैलियां होगी, जहां लोगों को लाखों की संख्या में बुलाया गया। यानी बंगाल के अंदर कोरोना नहीं है और बॉर्डर्स के ऊपर कोरोना है। तो सरकार को यदि वाकई देश की चिंता है, कोरोना के हालातों की चिंता है, हम मदद करने को तैयार है। पीछे भी आपने देखा जब कोरोना एक बहुत बड़ा खतरा था, उस समय हरियाणा पंजाब के लंगरों ने पूरे देश का पेट भरा, सरकारें जवाब दे गई थी। हमारे गांव के साथियों ने गुरुद्वारों के अंदर, मंदिरों के अंदर, घर घर जाकर हमने गांव से रोटियां, दाल, लंगर हर एक जगह पहुंचाया, सरकार का भार आधा किया। लेकिन सरकार ने, जहां इसके लिए हमें धन्यवाद करना चाहिए था, सरकार ने आपदा को अवसर में बदलते हुए और ये तीनों काले कानून ले आई, जिसके कारण की हमें बॉर्डर्स पर आना पड़ा। लेकिन अगर आज आप दिल्ली की जनता के भी इंटरव्यू लेंगे ना, जहां हम बैठे हैं, तो वो लोग हमारे कारण बहुत ज्यादा सुरक्षित है, क्योंकि सरकार जो है, कुछ लोग कोरोना से मरेंगे और कुछ लोग भूख से मर जाएंगे, दिल्ली के लोगों ने हमें ये बताया। वहां अधिकतर डेली दिहाड़ी करने वाले लोग हैं, जिनको खाने में बहुत दिक्कत आती है, उनकी 1 साल पहले दिहाड़ी खराब हो गई, तो जहां हम बैठे हैं वहां पर वो अपना व्यापार भी बड़े अच्छे तरीके से कर रहे हैं, जैसे सब्जी वाले हैं, छोटे दुकानदार हैं, उनका डेली का खर्चा किसानों से निकल रहा है, और उनकी दवाई और खाने पीने की व्यवस्था किसानों ने फ्री कर रखी। दूसरा आपको शायद मालूम होगा कि मीडिया में एक और चर्चा चल रही है, सोशल मीडिया पर भी, कि सरकार जो है वो पश्चिम बंगाल के जो रिजल्ट आएंगे इलेक्शन के उसकी वेट कर रही है, या तो उससे पहले या उसके बाद किसान आंदोलन को जो मतलब कि इसको बैकफुट पे लाया जाएगा, इसको खदेड़ दिया जाएगा, कुछ ऐसा चल रहा है। आपके पास भी कोई ऐसी जानकारी है? और इसके लिए कैसी तैयारी है अगर पश्चिमी बंगाल में बीजेपी की जीत होती है, या वो अगर आपके ऊपर ऐसे मतलब कि जैसे कहा जा रहा था कि ऑपरेशन क्लीन होगा, मतलब कैसी तैयारी है वहां पे अगर ऐसे हालात ये बनते हैं तो? खट्टर साहब का एक दिन बयान आया था, एक अखबार ने विशेष तौर पर छापा था कि ऑपरेशन क्लीन स्वीप चलाया जाएगा। तो ऐसी कोशिश तो सरकार ने गाजीपुर बॉर्डर पर 28 जनवरी को करी थी। उस कोशिश का क्या रहा? जहां हजारों की संख्या में लोग थे, वहां करोड़ों की संख्या में लोग आ गए। तो सरकार को हमारा ओपन चैलेंज है, मंच के माध्यम से भी, सोशल मीडिया और आपके चैनल के जरिए, कि हम लोग देश में हिंसा फैलाने वाले नहीं है।
हमारे ऊपर 26 जनवरी को भी जितनी हिंसा हुई पुलिस और सरकार के द्वारा हुई, अब भी अगर सरकार गोलियां चलाएगी, हमारी छातियां गोली खाने को तैयार है। 380 के करीब हमारे साथी शहीद हो चुके, हम ना कोई पत्थर फेंकेंगे, लेकिन साथ में हम बॉर्डर नहीं छोड़ेंगे। बात गुरु गोविंद सिंह वाली है कि अगर हमारा 2 साल का बच्चा भी, हम लाखों लोगों को बॉर्डर पर से मार दिया गया, हमारा 2 साल का बच्चा एक भी जिंदा रह गया तो उसके मुंह से भी एक नारा होगा कि तीनों काले कानून वापस लो, एमएसपी गारंटी कानून दो, तब तक हम वापस नहीं जाएंगे। तो निश्चित तौर पर हम जो है गुरु नानक के, बापू के, महात्मा गांधी के, महात्मा बुद्ध के देश के रहने वाले लोग हैं। हिंसा के अंदर हमारा भरोसा नहीं है। हम लोग अपने हक लेने के लिए, जो हमारी खेती किसानी पर हमला हुआ है उसके खिलाफ हम दिल्ली के अंदर बैठे हैं। अगर सरकार जोर आजमाइश करना चाहे तो कर ले, लेकिन सरकार को भी मैं एक चेतावनी दूंगा कि फौज के अंदर और अर्धसैनिक बलों के अंदर हमारा कोई भतीजा लगा हुआ है, कोई पोता लगा हुआ है, कोई छोटा भाई लगा हुआ है। ना फौज के अंदर अमित शाह के घर का कोई लगा हुआ है, ना फौज के अंदर मोदी के घर का लगा हुआ है। आप हमारे ऊपर गोली चलाने के तो आदेश दे देंगे, लेकिन हमारे बच्चों ने आकर जब अपने बुजुर्गों के ऊपर गोली चलाने के बजाय बंदूकों के मुंह संसद की तरफ कर दिए, तो इतिहास के अंदर, वो विश्व के इतिहास के अंदर एक बहुत बड़ा काला दिवस माना जाएगा और हम नहीं चाहते वो दिन नहीं आए। तो अगर सरकार में कुछ समझ है तो सरकार ऐसा कदम नहीं उठाएगी, लेकिन फिर भी यदि वो गोलीबारी करने को तैयार है, हमारे लोग लगातार हरियाणा, पंजाब, यूपी, राजस्थान से लगातार बॉर्डरों की तरफ आ रहे हैं। हम लाखों की संख्या में शहादत देने को तैयार हैं। ये सरकार को ओपन चैलेंज। जी विकल जी, मेरा आखिरी सवाल है कि आप जो संयुक्त किसान मोर्चे की मीटिंगों में भी शामिल होते हैं, उनमें मेंबर भी हैं, और क्या ऑफ द रिकॉर्ड एक बातचीत होती है कि सरकार जो आप तक पहुंच करती है? क्या ऐसा कुछ चल रहा है कि अगले दिनों में बातचीत हो, ऑफ द रिकॉर्ड कोई मंत्री या फिर सरकार का नुमाइंदा आप संयुक्त किसान मोर्चे के पास पहुंचा हो कि भाई अब इस आंदोलन को कैसे निपटाया जाए? जितने बयान सुखविंदर जी ये लोग मीडिया के अंदर देते हैं, उतने बयान यदि किसानों के साथ सीधी वार्ता करके, हमारे नंबर जो हैं संयुक्त मोर्चा के हमने ओपन जारी किए हुए हैं, सरकार को दिए हुए हैं। सरकार कह रही है हम बातचीत करने की कोशिश करें। अरे हम वही लोग हैं जिनके साथ आपने 12 दौर बातचीत की। जब भी आपने बुलाया हम लोग बातचीत के लिए आए, लेकिन 26 जनवरी के बाद प्रधानमंत्री कहते हैं कि हमारी और किसानों के बीच की दूरी एक फोन कॉल की है। उन्होंने फोन कॉल की दूरी बताई, उधर 11 लेयर के बैरिकेड लग गए, जमीनों सड़कों के ऊपर किले बिछा दी गई। हमें तो आज तक वो गेट सरकार ने दिखाया नहीं। कोई फोन कॉल, कोई ऑफिशियल लेटर आपके सामने सरकार जारी करे, उसके बाद आप किसानों को दोष दीजिए कि सरकार ने वार्ता के लिए बुलाया लेकिन किसान नहीं आए। हमने सरकार के लिए सारे चैनल खोले हुए हैं, सरकार वार्ता करे। सरकार को 12 दौर की वार्ता में अपनी मांगे हम क्लियर कट बता चुके हैं, लेकिन सरकार सिर्फ और सिर्फ मीडिया के अंदर बयानबाजी करके यदि किसानों को बदनाम करना चाहती है, तो आज सारा देश इन लोगों की, गोदी मीडिया की, सबकी हकीकत जान चुका है कि किसान बिल्कुल शांतिपूर्वक तरीके से बैठे हैं। सरकार किसी भी लेवल पर कितने ही दौर की वार्ता चाहे, हम लोग कोई वीआईपी लोग तो नहीं है। हम लोगों ने तो सरकार के साथ एक दौर के अंदर तो 11 घंटे लगातार वार्ता करी थी। तो हम बहुत लंबे चरण की वार्ता के लिए तैयार हैं, क्योंकि लड़ाई का कोई अंत नहीं होता। जो भी समाधान, जितने भी विश्व युद्ध हुए या देशों के युद्ध हुए, आखिर में उनके रिजल्ट फाइनल टेबल के ऊपर हुए। तो निश्चित तौर पर भी इस क्रांति का रिजल्ट टेबल पर निकलेगा, लेकिन हमारी तरफ से गेंद उनके पाड़े में है जब सरकार हमसे बातचीत करने को चाहे। लेकिन इस बार ऐसा नहीं हो कि नरेंद्र तोमर को भेज दिया जाए और उनके हाथ में पावर ना दी जाए, पीयूष गोयल को भेज दिया जाए, उनके हाथ में पावर ना दी जाए। सरकार जिस व्यक्ति को बातचीत के लिए भेजे, जिस कमेटी को बातचीत के लिए भेजे, उसके पास फैसला लेने की ताकत हो। मोदी जी या तो उसे फैसला लेने की ताकत देकर भेजे, या मोदी जी खुद हमारे से वार्ता कर ले, और वो भी यदि मजबूर है अंबानी अडानी के हाथों में, तो हम तो पहले दिन से कह रहे हैं कि आप अंबानी अडानी को सीधे बीच में भेज दीजिए। आप ही तो कहते हैं बिचौलिया सरकार खत्म करना चाहती है, तो मौजूदा सरकार तो सरकार का काम ना कर अंबानी अडानी के बिचौलियों का काम कर रही है। अंबानी अडानी को हमारे साथ सामने 1 घंटे आप टेबल पर बिठा दीजिए, या तो हम बॉर्डर छोड़कर चले जाएंगे या अंबानी अडानी देश छोड़कर चले जाएंगे। तो हमारी तरफ से वार्ता की ऑप्शन खुली है, सरकार जब मर्जी हमें बुला सकती है। किसानों को सरकार में कोई एक ऐसा नुमाइंदा, कोई एक ऐसा मंत्री कोई नजर आ रहा है जो किसानों की बात के लिए फैसला कर सके? आपने कहा कि कोई ऐसा केंद्रीय मंत्री या कोई भी भेजा जाए जो तुरंत फैसला कर सके। आपको क्या हमें लगता तो है? सरकार हमें हमें तो सुखविंदर जी सरकार ही नजर नहीं आई। 4.5 महीने से हम बैठे हैं वहां पर, जिस प्रकार से हमारी अनदेखी की जा रही है। विश्व के सारे देश इस पर चिंता जता चुके हैं कि इतने लाखों करोड़ों की संख्या में जब किसान विरोध कर रहे हैं, तो भारत सरकार उनसे वार्ता क्यों नहीं कर रही? मैं कहता हूं कि किसी विशेष व्यक्ति का नाम लेने से कोई फर्क नहीं पड़ता। यदि मोदी जी, जो अपने को दुनिया का सबसे शक्तिशाली प्रधानमंत्री बताते हैं, वो खुद आए,
चाहे वो जिस भी व्यक्ति को भेजे, चाहे वो सेक्रेटरी लेवल का व्यक्ति हो, लेकिन उसके हाथ में वार्ता को सीधा वो अपने लाइव सेशन में देखे और तुरंत फैसला दे, तब बातचीत का फायदा है। टपकाने से कोई बातचीत का फायदा नहीं है। सरकार पावर देके, हम 12 दौर की वार्ता में बड़ी मजबूती से सरकार के सामने अपना पक्ष रखा। हम टेबल पर बहुत मजबूत है, सरकार जिसे मर्जी पावर दे, लेकिन उसके बाद जिस प्रकार आपके फास्ट कोर्ट्स के अंदर फैसला होता है, अदालतों में फास्ट कोर्टें आजकल लगनी स्टार्ट हुई है कि उनमें महीने 2 महीने में फैसला हो जाता है, तो वैसा फास्ट कोर्ट बातचीत का रास्ता सरकार खोले। जिस भी व्यक्ति को भेजे, कम से कम उसे कठपुतली बनाकर ना भेजे, उसे पावर्स देके भेजे जो वहां पर फैसले ले सके। जी, शुक्रिया विकल जी, बहुत बहुत धन्यवाद हमें समय देने के लिए। धन्यवाद सुखविंदर। ਸੋ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਸਨ ਹਰਿਆਣਾ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਵਿਕਲਪ 4। ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਦੂਰੀ ਕਿਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੀਅਤ ਅਤੇ ਨੀਤੀ ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਸਵਾਲ ਉੱਠ ਰਹੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਕੀ ਫੈਸਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੈ, ਕੀ ਕੁਝ ਨਿਕਲ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦਾ, ਉਸ ਉੱਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰਹੇਗੀ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਕਮੈਂਟ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਿਓ। ਪੰਜਾਬਿਸਤਾਨ ਟੀਵੀ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ। ਮੈਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓ। ਧੰਨਵਾਦ।